क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है? हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है ओपीएस और उससे बीजेपी चौतरफा गिरती आ रही है। कर्मचारी लोग लामबंद हो रहे हैं। एक पत्रकार की नजर से ओपीएस होना चाहिए या नहीं होना? कुल्लू मनाली इकट्ठे भी था, तब से लेकर के गोविंद ठाकुर लगातार विधानसभा में हैं और इस समय प्रदेश सरकार के अहम मंत्रालय उनके पास हैं। किस नजर से देखते हैं उनके कार्यकाल को? भूतनाथ पुल के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गया उसकी मरम्मत के लिए या दूसरी चीजों के लिए, लेकिन आप पुल को ठीक नहीं करवा पाए। अब मंत्री हैं, आप करवा सकते थे, लेकिन ये दलीलें देना कि जी करेंगे इस महीने में, 6 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन कितने साल हो गए। लेकिन आप मंत्री होते भी अपने जिला को इस तरह से नहीं चमका पाए, नहीं बना करवाए जिस तरह से होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल या कोई भी नेता जनता से जुड़े हुए असली मसलों को उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बी आर गौतम। हर रोज हर शाम 6 बजे हम आपको मिला रहे हैं राजनीतिक चर्चा के साथ राजनीतिक गलियारों से संबंधित व्यक्ति को, किंतु आज हम कुछ अलग से करना चाह रहे हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं। आज आपको रूबरू कराएंगे वरिष्ठ पत्रकार जो लगभग पिछले 40 वर्षों के साथ मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में करंट न्यूज पोर्टल के चीफ एडिटर है। मीडिया की एक अलग नजर होती है। आपने आज तक जितने भी इंटरव्यूज देखे उसमें देखा कि बीजेपी वालों के हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो स्वाभाविक है कि अपनी ही पार्टी का महिमा मंडन करेंगे, कांग्रेस वाले अपनी पार्टी का करेंगे। किंतु आज हम देखेंगे एक अलग नजर से कि वास्तव में हिमाचल की क्या स्थिति है। धर्मचंद यादव जी सक्रिय मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक लेखन में इनका एक बड़ा योगदान रहा है लंबे समय तक। दैनिक समाचार पत्रों के ब्यूरो चीफ रहे, न्यूज चैनल के साथ जुड़े, न्यूज पोर्टल के साथ जुड़े और वर्तमान समय में करंट न्यूज के एडिटर हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, इस समय राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है? हिमाचल प्रदेश में या कहीं पूरे देश में, तो फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अगर जन सरोकारों की बात करें या जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें जो राजनीतिक क्षेत्र में उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल या कोई भी नेता जनता से जुड़े हुए असली मसलों को उठा रहे हैं। केवल ये दौर चला हो कि कीचड़ एक दूसरे के ऊपर उछालो और किसी न किसी तरह से दूसरे दल को जो है नीचा दिखाया जा सके। तो इस तरह से आज के दौर में हिमाचल में देखा जाए तो कोई भी दल इस तरह के मसलों को नहीं उठा रहा है। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में मुद्दों पर आधारित राजनीति हुआ करती थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के लोगों के छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते थे और उससे काम भी होता था। जब सत्ता में जो भी दल आता था उसके बाद उनके ऊपर काम भी होता था। लेकिन आज के दौर में सत्ता हथियाने के लिए केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अपना एक नारा, जिसे टैगलाइन कहा जाता है, बीजेपी की टैगलाइन है कि रिवाज बदलेंगे। लगता है कि रिवाज बदल पाएंगे? रिवाज बदलना नामुमकिन होता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन एक बात सही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, निश्चित तौर पर बदल भी सकते हैं, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो बिखराव में है। हिमाचल प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव में है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी हद तक ठीक भी थी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के सत्ता के राजनीति के गलियारों में कांग्रेस के 3-4 लोग मुख्यमंत्री की दावेदारी जता रहे हैं और अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, उससे जनता भी परेशान है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है कि किसको चुना जाए चुनाव में। ऐसे में भाजपा निश्चित तौर पे रिवाज बदल सकती है। अगर कांग्रेस संगठित होकर काम करते तो उसमें अरोड़ा पड़ सकता है। और साथ में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हुई है किसी हद तक, हालांकि उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ वोट जरूर बंटेंगे। अब वो निश्चित तौर पे कि कांग्रेस का बंटेगा, भाजपा का बहुत कम वोट बंटेगा। कई जगह नाराजगी वहाँ से 1 या 2% हो सकता है भाजपा का वोट बैंक बटे, लेकिन आम आदमी ज्यादातर जो है कांग्रेस का वोट काटेगा। और कांग्रेस आज भी खराब है, उसको संगठित होना पड़ेगा, तभी वो रिवाज को कायम रख पाएंगे। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो स्थितियां हैं वो रिवाज बदल सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि जनता के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, जनता के मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना एक छत्र राज बनाया, पंजाब के अंदर आया, तो हिमाचल में भी शुरुआत हो चुकी है। राजन सुशांत जैसे बड़े दिग्गज लीडर जो अक्सर जनता के लिए उन्होंने कई बार त्याग पत्र दिए, कुर्सियां तक छोड़ दी, लोग आम आदमी पार्टी के साथ है। तो क्या ऐसी स्थिति में हिमाचल में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बढ़ने में कहाँ दिक्कत आ सकती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी की पार्टी या हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया, ठीक है, और पंजाब बिखराव था, पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो बिखराव में था, पंजाब के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ठीक है कि पंजाब और दिल्ली की जो राजनीतिक स्थितियां या धरातल की स्थितियां वो एक सब समतुल्य जैसी हैं, लेकिन हिमाचल में इसकी स्थितियां अलग हैं। हिमाचल के मुद्दे और हैं। आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं कि दिल्ली मॉडल हम हिमाचल में चलाएंगे। हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, दूसरी चीजों की इतनी बुरी हालत भी नहीं है कि उस पिछले कई दशकों से कोई काम ही नहीं हुआ। काम हुआ, लेकिन ठीक है, कई क्षेत्रों में दिक्कतें हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन आपने बात की राजन सुशांत जी की। राजन सुशांत हम मानते हैं वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लोगों के लिए, जनता के हितों के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन आज के दौर में राजन सुशांत राजनीति के पूरी तरह से हाशिए पर हैं। कई बार कई दलों में गए, कई दल बनाए, फिर बाहर हुए। वो पहले भी आम आदमी पार्टी में रहे, उसके बाद फिर बाहर आए, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया। तो राजन सुशांत एक जिसको कहें कि आज के परिदृश्य में जनता के लिए निष्ठावान लीडर नहीं रहे हैं। जिनके प्रति पहले उनकी निष्ठा थी जनता की, आज उतनी निष्ठा नहीं है। इसके अलावा अभी तक हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो चुनाव में जनता को लुभा सके। हालांकि शुरुआती दौर में एक अच्छा माहौल मिला था, जनता का सहयोग भी मिला था आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से आज हम देखते हैं या मैं देखता हूँ, दिल्ली के लोग आके हिमाचल में राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को चला रहे हैं, और जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं या जो जुड़े हुए हैं उनकी कहीं भी पूछ नहीं है। तो उस वजह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अधिकतर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपने दिल्ली से उठा के फुल टाइमर बिठाए, आपने दिल्ली से उठा के नेता बिठाए हुए, वो चला रहे हैं हिमाचल के कार्यकर्ताओं को, तो उससे राजनीति नहीं चलती है। ये ठीक है कि कुछ % वोट ले जाएंगे। अभी तक उन्होंने 4 या 5 जितने भी सीटें अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी बड़ा चेहरा या कोई जीत पाएगा। अभी तक ऐसी स्थिति कोई नहीं। आने वाले समय में देखते हैं आम आदमी पार्टी का क्या होता है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है ओपीएस, और उससे बीजेपी चौतरफा गिरती आ रही है। कर्मचारी लोग लामबंद हो रहे हैं। एक पत्रकार की नजर से ओपीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक पत्रकार के नाते नहीं, मैं एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के तौर पे भी कहना चाहूंगा कि ओपीएस होना चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारी अपना आधी उम्र जो है सरकार को या जनता की सेवा में लगाता है। निश्चित तौर पर उसको अच्छा मानदेय मिलता है, सरकार के तो अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसको 1000 रुपये या 2000 रुपये पेंशन मिलती है, और
ढलती उम्र में उसका गुजारा या उसके परिवार का गुजारा उस 1000-2000 रुपए की पेंशन से नहीं होता है। और ओपीएस जो संघर्ष चला हुआ है, ये सरकार को भारी पड़ सकता है, भाजपा सरकार को आने वाले समय में भारी पड़ेगा। और संभवतः जो रिवाज बदलने की बात करें, वो रिवाज में भी ये अड़ंगा डाल सकते हैं, क्योंकि ओपीएस के संगठन में जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास हैं। अगर हम 1.25 लाख नहीं मानते, हम 50,000 की बात करते हैं। अगर 50,000 जो कर्मचारी हैं वो एक तरफा वोट डालते हैं तो भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदलती हैं। सरकार को भी चाहिए कि इस मुद्दे पे जो है कर्मचारियों के साथ बैठ के बात करे। बार बार उनको लारे लपे लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है इस चुनाव में, खासकर भाजपा को। आम आदमी पार्टी ने भी बोल दिया है कि ओपीएस दूसरे दिन लागू कर देंगे, कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि ओपीएस लागू कर देंगे, बीजेपी क्यों नहीं बोल पा रही है? बीजेपी की दिक्कत यह है कि हिमाचल भाजपा की दिक्कत है कि उनको दिल्ली से इशारा चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए, उनको चुनाव में अपना बहुमत चाहिए, उनकी कर्मचारियों की समर्थन चाहिए। तो इसलिए जो है कि अभी भी कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार बनते ही 10 दिन में जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये अलग मामला, करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि भाजपा ने भी पिछली बार कहा था, बाकायदा अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम जो है ओपीएस बहाल करेंगे, लेकिन आज तक नहीं कर पाई। और आम आदमी पार्टी भी बोली हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक चुनावी फंडा है, जिसको हम बोलेंगे चुनावी फंडा है, ठीक है। शगुफा बोलेंगे, ठीक है, कि हम जी आपको तुरंत बहाल कर देंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि चुनावी मुद्दा आप कर्मचारियों को अपनी तरफ लुभाने का, और कुछ नहीं है। रही भाजपा की बात, तो भाजपा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो शुरुआती दौर में जो मेरी जानकारी है, जब मुख्यमंत्री साहब के साथ इनके एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होनी थी, तो ये कहा गया कि वो कांग्रेसी हैं। और भाजपा बार बार ये कह रही कि एनपीएस में जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है इनको चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी कभी किसी एक पार्टी से बंधा होता है, तो जिसकी भी सरकार आती है उसके साथ काम करता है और प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है। तो ऐसे में उनको जो है पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आपका बजट लग रहा है, आप प्राइवेट कंपनी को पैसा दे रहे हो, अगर वो पैसा सरकार के पास जमा रहता है तो विकास कार्य में लगेगा। कौन सा सारे कर्मचारी एक साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं? अगर वो पैसा सरकार के खजाने में रहता है उस कंपनी के बजाय, तो विकास में लगेगा वो, ठीक है। आने वाले में साल में कितने 100 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, उतना का तो किया जा सकता है, सरकार कर सकती है, धन की कमी नहीं है। आपके विकास कार्य में सहयोग मिला, उसे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी इस पे पर मुख्यमंत्री साहब कभी जवाब नहीं देते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है, अब दिल्ली बात करें। जितनी हमारी उम्र नहीं हुई उतना समय अपने पत्रकारिता में गुजरा, जी। लगभग 40 वर्षों का समय। कई सरकारें आपके सामने आई, कई सरकारों में आपका बड़ा रोल रहा, खास करके कुल्लू जिला के अंदर गिराने में, बनाने में। 5 लोगों के मैं नाम गिनाऊंगा, कौन कौन लग रहा है आपको कि जनता के मुद्दों को पकड़ पा रहा है? हानी से किशोरी लाल सागर, बंजार से सुरेंद्र शौरी, कुल्लू से सुंदर ठाकुर, मनाली से गोविंद ठाकुर और लाहौल से मार्कंडेय। कौन जनता के मुद्दों को पकड़ पाया है आपके 40 वर्षों के अनुभव में कि इनसे ये व्यक्ति है जो वास्तव में समाज के साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है? जहां तक मुझे लग रहा है रामलाल मार्कंडेय आज के दौर में, या जब से मैं देख रहा हूँ, जब से राजनीति में आए, हम अच्छे मित्र भी हैं शुरू से। जब वो पहली बार मंत्री अपने, मैं तब से जानता हूँ, और अच्छी मित्रता आज भी है, तब भी थी। और मैं केवल मित्रता के नाते नहीं कह रहा हूँ, वो व्यक्ति उसने जो है लाहौल स्पीति बैठ के ही राजनीति की अपनी, और जनता के मुद्दों को समझा है। ये ठीक है कि बीच में उनका थोड़ा व्यवहार कई बार थोड़ा रुखा हो जाता है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अधिकारियों के प्रति, लेकिन रामलाल मार्कंडेय जो राजनीति की है और कर रहे हैं, वो जनता के बीच में बैठ के करते हैं और उनके मुद्दों को समझते हैं। अगर आज लाहौल स्पीति की बात करें तो उन्होंने कृषि क्षेत्र में किसानों को, लोगों को इतनी सुविधाएं दी हुई है कि जितनी अभी तक मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में किसी ने दी होगी। और सब्सिडी से लेके, उपकरणों से लेके, दूसरी चीजों से लेके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोगों में उनके प्रति भी कुछ नाराजगी है, उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी है कि कई बार वो रूखा व्यवहार करते हैं या एकदम से किसी को झाड़ देते हैं, उससे थोड़ी नाराजगी है। लेकिन जो जनता के मुद्दों की बात है तो वो जनता के साथ है। अब मैं पिछले दिनों की बात करूं, जब लाहौल स्पीति में बड़ा फ्लड आया, कुछ हुआ, तो रामलाल मार्कंडेय लोगों के बीच में थे।
बहुत सारे जो दूसरे राजनेता नहीं थे, हालांकि रवि ठाकुर जी भी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जिस तरह से रामलाल मार्कंडे ने बरसात में या बाढ़ में जो अपना भूमिका निभाई है वो वास्तव में बहुत अच्छी रही है। ठीक है, सरकार में उनकी क्या स्थिति है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता के बीच में ठीक है। अरे दूसरे नेताओं की बात, तो सुंदर ठाकुर ने भी जनता की नब्ज तो होने का प्रयास किया, समझते भी हैं, लेकिन उनमें भी वही दिक्कत है कि वो कई बार लोगों के साथ या अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूखा व्यवहार करते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे इस तरह का व्यवहार करना जिससे बहुत सारे लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि सुंदर ठाकुर एक युवा व्यक्ति हैं, युवा विधायक हैं और आने वाले धाकड़ हैं, ठीक है, अपनी बात मनवाने में भी माहिर हैं पार्टी में, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उनमें कोई दिक्कत नहीं। जनता के मुद्दों की बात भी करते हैं, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात थी, दूसरी चीजें थी, उन्होंने किया और करते भी हैं। रहे आपके आने के किशोरी लाल ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन जनता के मुद्दों को वो भी नहीं उठा पाते हैं ना विधानसभा में। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के साथ उनका है वहाँ पे, लेकिन उस तरह का जो जिसको कहें हम कि जनता के मुद्दों को उठाने में सक्षम रहे हैं उसमें नहीं रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने आके वहाँ पे घोषणा कर दी, हो गया, बहुत सारी घोषणा आज भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अरे बंजार की बात, तो बंजार में सॉरी साहब, जो मुझे लगता है लंबे अरसे से जब से बने हुए अपने एक सांचे में घिरे हुए हैं, उस सांचे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ना वो उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस अपना जो दायरा है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब रही राजनीति की बात, तो राजनीति में तो उन्होंने कई बार कुछ ऐसा कर दिया कि जो होना नहीं चाहिए था कि उसको निकाल दो। आप विरोधियों के साथ, ठीक है, आपके विरोधी हैं, लेकिन आप उस तरह नीचे तो मत जाइए कि जो जनता के बीच में एक गलत मैसेज है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि बंजार की स्थिति या दूसरे राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह चल रहा है कि सॉरी साहब जीत पाएंगे, क्योंकि धड़ेबाजी है। जनता के मुद्दों, सड़कों की बात करते हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी। अब मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सड़कें बंजार में 150 सड़कें बना दी, 150 और बननी है तो 300 सड़कें अगर बन रही हैं तो तब तो मुझे लगता है कि साहब पूरा बंजार जो सड़कों के जाल से बिछ गया, हर गांव को सड़क निकल गई है। आज भी मुझे लगता है, मैं जाता हूँ बंजार तो देखो बंजार में आज भी बहुत सारे गांव सड़क से अछूते हैं। ठीक है, आप उपलब्धियां गिनाइए, अच्छी बात है, काम करिए। ठीक है, कुछ काम सॉरी साहब ने किए हैं, ठीक है, हुए हैं, वो होने भी थे, क्योंकि एक विकास की प्रक्रिया पिछले दौर से चली होती है। ऐसा भी नहीं कि पिछली सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया था, उसने भी एक प्रक्रिया शुरू की थी, सरकार बदल गई तो प्रक्रिया निरंतर चली रहती है। ठीक है, अब इनके अगर मान लो सरकार अगली सरकार आएगी, इनकी उसी विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो आपने नाम गिनाया, ये लगता है कि रामलाल मार्कंडे की स्थिति ज्यादा अच्छी और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। जब से मनाली विधानसभा क्षेत्र बना तब से लेकर के यहाँ तक कि जब कुल्लू मनाली इकट्ठे भी था, तब से लेकर के गोविंद ठाकुर लगातार विधानसभा में हैं और इस समय प्रदेश सरकार के अहम मंत्रालय उनके पास हैं। किस नजर से देखते हैं उनके कार्यकाल को? गोविंद ठाकुर साहब भले आदमी हैं, मृदुभाषी हैं और सरकार में अहम मंत्रालय संभाले हुए हैं, लेकिन खेद का विषय रहा है कि मंत्री रहे पिछले लंबे अरसे से विधानसभा में, आप अपने जिला की समस्याओं को नहीं सुलझा पाए। आपका सबसे बड़ा जो मसला था भूतनाथ पुल का था, आपका बड़ा मसला भूंतर पुल का है। आप दोनों पुलों को 5 साल में ना तो बना पाए ढंग से, भूतनाथ पुल के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गया उसकी मरम्मत के लिए या दूसरी चीजों के लिए, लेकिन आप पुल को ठीक नहीं करवा पाए, जबकि लोगों की बड़ी भारी दिक्कत उस पुल की वजह से है। भूंतर पुल है, उसका हर तीसरे महीने में उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर भी आपने कभी कुछ नहीं बोला। धामन पुल है, आपके बंजार का धामन पुल है, ठीक है, वो भी अक्सर टूटता रहता है उसकी, ठीक है। अब मंत्री हैं, आप करवा सकते थे, लेकिन ये दलीलें देना कि जी करेंगे इस महीने में, 6 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन कितने साल हो गए। आपकी सड़कें देख लीजिए, तो शुक्र है 4 लाइन बन गया, अदरवाइज कुल्लू से मनाली तक की जो सड़क की दुर्दशा होती थी बेहद खराब थी। आपका वाम तट देख लीजिए, ठीक है, आपके कुल्लू जिला में आपके अपने स्कूलों के देख लो, अक्सर खबरें आती हैं, अक्सर लोग विरोध करते हैं,
अक्सर लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचते हैं कि हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं, हमारा स्कूल का भवन गिरने वाला है। तो थोड़ा सा गोविंद ठाकुर तो ठीक है, मैं मानता हूँ मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे हैं, कभी जोर से नहीं बोलते, लेकिन आप मंत्री होते भी अपने जिला को इस तरह से नहीं चमका पाए, नहीं बना करवाए जिस तरह से होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आज के दौर में मनाली की बात करूं, मैं मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों में उनके प्रति नाराजगी है। आपका सोलंग नाला पुल का भी हुआ, आप उसको नहीं बनवा पाए, उसकी वजह से आप लोगों में कितना आक्रोश है। ठीक है, 2 बच्चों की मौत हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने कुछ नहीं बोला कि बन जाएगा, ठीक है, कब बनेगा? हम उस पुल की दशा देख के, उस पुल गांव की तरफ जाने वाली सड़क की दशा देख के, उससे तो हमारा जो पशु चलने वाला रास्ता होता है वो भी ज्यादा बेहतर होता है। जो उनकी सड़क है, पुल तक जो सड़क बनी हुई है, उससे अच्छे तो हमारे पशु चलने वाले रास्ते होते हैं गाँव के। तो मुझे नहीं लगता कि मनाली में क्या विकास हुआ, वो जो हो रहा है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप दोनों बस स्टैंड नहीं बना पाए, आप दूसरा बस स्टैंड नहीं बनवा पाए, आपने किया क्या मनाली में? जो एक विकास की निरंतर प्रक्रिया होती है वो चली रहती है, वो कभी नहीं रुकती है। वो नहीं होंगे मंत्री, कोई और होगा तब भी होगी, प्रशासन है, दूसरे विभाग है, विकास की प्रक्रिया तो थमती नहीं है कि जी आज गोविंद ठाकुर जी नहीं है, दूसरा है तो वहां पे विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर पुलों की बात करूं तो वो आपने राजनीति की वजह से ही छोड़ा, क्योंकि दोनों पुल सुंदर ठाकुर की विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए आपने उन पुलों को पूरी तरह उपेक्षित करा। जबकि जनता आप सरकार के साथ होती है, जिसकी सरकार होती है जनता उसके साथ होती है, लेकिन आपने उस चीज को अनदेखा किया और उसकी नाराजगी है। आज भी मनाली क्षेत्र में हम अक्सर चर्चा करते हैं, लोगों में नाराजगी है उनके प्रति। ये ठीक है कि वो सौभाग्यशाली हैं वहाँ पे कि कांग्रेस जो है गुटों में बंटी रहती है और लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं आराम से। अन्यथा अगर कांग्रेस से एकजुट रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार गोविंद ठाकुर मनाली से जीत पाएंगे। अंत में जानना चाहूंगा, खीमीराम शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वन मंत्री रहे, एक कांग्रेस में चले गए, संघ से जुड़े रहे, यहाँ तक कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान था, एक बड़ा व्यक्ति गया। किस नजर से देखते खीमीराम के भविष्य को? खीमीराम जी शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां कई बार बड़ी गोल मोल लगती हैं। रहा उनका कांग्रेस में जाने का सवाल, तो लंबे अरसे से वो भाजपा में हाशिए पर थे, कहीं उनकी पूछ नहीं हो रही थी, तो अंततः उनके लिए कोई और विकल्प तो बचता नहीं था, क्योंकि भाजपा में उनको ना तो टिकट मिलना था, ना ही उनकी कोई पूछ थी। तो कांग्रेस में जाने से, हाँ अगर कांग्रेस टिकट देती है उनको तो संभवतः वो जीत भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अपना जो राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन है वो थोड़ा उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इलाके में जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, लोगों के बीच में रह के बातचीत करनी चाहिए। और जैसे पूर्व में करण सिंह थे हमारे, ठीक है, इलाके में जाते थे, बैठते थे, वहीं रहते थे, कार्यकर्ताओं घर में सोते थे, ठीक है, वहीं खाना खाते थे, वहीं लोगों के साथ बैठ कर रात को उनके साथ गप्पे मारी, ठीक है, उनकी समस्याएं सुनी। तो उससे क्या होता है कि कार्यकर्ता है लोगों को जुड़ाव लेता है कि नहीं नेता हमारे साथ है यार, मेरे घर में है, और मेरे आसपास के लोग जो हैं वो उनके साथ बैठ के अपनी दुख दर्द अपनी समस्याएं बांट रहे हैं, तो उससे एक जुड़ाव होता है कार्यकर्ताओं के साथ सीधा। तो खीमीराम जी की थोड़ी सी ये दिक्कत है, बाकी वो अच्छे नेता हैं, ठीक है, अगर कांग्रेस से टिकट मिलता तो सीट निकाल भी सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने जाना कि क्या है स्थिति खास करके कुल्लू जिला की, और एक अलग नजरिए से हमने आज जनता को रूबरू करवाया, क्योंकि अक्सर जिस पार्टी के लोगों से हम मिलाते हैं तो अपनी ही पार्टी की बात करेंगे। आज हमने थोड़ा सा उससे हट करके अलग से व्यक्ति से आपका परिचय करवाया, तो एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा धर्मचंद यादव जी का कि हमारे लिए समय दिया और अपने विचार रखे। और यही चाहिए कि आने वाले समय में जनता मुद्दों को देखते हुए, जनता को की समस्याओं को देखते हुए जो आपकी समस्या का समाधान कर रहा है उसी को वोट करें। इससे नहीं कि पार्टी क्या है उन सारी चीजों से उठ करके, जहां तक पार्टी हाशिए पर है, पर जनता को हाशिए पे नहीं जाना है। कल 6 बजे आपसे एक और शख्सियत के साथ मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास।
रतन ज्वेलर मंडी हिमाचली आभूषणों के सरताज और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।